बारे में बताइए और कुछ अपनी फैमिली के बारे में। हाय रितिका। अपने बारे में बताने को यही है कि सबसे पहले तो ये नाम प्रज्ञा है और फैमिली में मम्मी पापा और मुझे मिला के 3 बहनें और 1 भाई है। और इसके अलावा थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई की है, एमए किया है हिंदी में। और उसके बाद करीब पिछले 14 सालों से मैं लिखने के फील्ड में हूँ, लिखने या कह लीजिए ब्रॉडकास्टिंग मीडिया में काम कर रही हूँ। तो बस मेरे ख्याल से यही इतना ही काफी है जी, ज्यादा डिटेल नहीं, अभी हम आगे के क्वेश्चंस पूछेंगे तो आगे आपका काफी डिटेल भी पूछेंगे। सो प्रज्ञा, आप थोड़ा सा अपनी जो मैरिड लाइफ रही आपकी उसके स्ट्रगल के बारे में और थोड़े आपके प्रोफेशनल अचीवमेंट के बारे में थोड़ा आप डिटेल में अपने हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए, पहले किसके बारे में बात करूं? पहले शादी के बारे में बात करूं या पहले प्रोफेशनल अचीवमेंट? ठीक है, शादी के बारे में करते हैं क्योंकि प्रोफेशन को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, शादी वहीं स्टॉप हो जाएगी। तो मैं 30 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी और टिपिकल अरेंज मैरिज, आप लोग जानती हैं इंडिया में कैसे अरेंज मैरिज होता है। तो शादी हुई और उसके मेरे ख्याल से 2-3 दिनों के बाद मुझे पता चल गया था कि सब कुछ ठीक नहीं है। और चौथे दिन मैं आपको बिल्कुल चौथे दिन, अगर 25 को मेरी शादी हुई थी तो 29 को जिनसे हमारी शादी हुई थी, जिनसे मेरी शादी हुई थी, वो बाहर काम करते थे और वो चले गए थे, जा चुके थे। उन्होंने पहले से अपनी टिकट बुक कराई हुई थी। तो उसके बाद भी मैं वहाँ कुछ दिनों तक रही, पर जो घर का माहौल था या जिससे मेरी शादी हुई थी उनका मेरे प्रति काफी कम अटैचमेंट था। तो ये बहुत सारी चीजें थी कि जो कि बिल्कुल इंडिकेट करती थी कोल्ड मैरिज की तरह। तो मुझे डिसाइड करना था कि क्या करना है। मुझे शादी का टैग लेके रहना है इस कोल्ड मैरिज में जिसमें शादी जैसा कुछ भी नहीं है, या फिर वो लाइफ जीनी है जो कोई भी इंसान डिजर्व करता है, जिसमें कि और कुछ हो ना हो, कोल्डनेस तो कम से कम ना हो। तो भी मैंने चौथे पांचवें दिन ही मुझे लग गया था कि मुझे क्या करना है, बट एटलीस्ट मैं सोचा नहीं, थोड़ा चलो देख लेते हैं। तो 1 महीने मैं उधर रही और 1 महीने उनके साथ रही, सोचा कि कहीं क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए। 1 महीने के बाद मुझे पता चल गया था कि बहुत सारी चीजें जरूरी नहीं है कि आपके साथ हो लाइफ में जिसको आपको लेके चलना ही पड़े। आपको अगर महसूस हो जाए कि आपने गलती कर दी है तो उस गलती को वही खत्म कर देना बेहतर होता है, rather than आप उसको जिंदगी भर के लिए या बहुत लंबे टाइम के लिए लेके चलें। बिल्कुल, एक बोझ की तरह रहने से बेहतर है कि उसको खत्म किया जाए। जब आप एक दरवाजा एक ही रूम में है और वो दरवाजा आपने बंद किया हुआ है, तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि बाहर जो अच्छी सी दुनिया है या खराब भी दुनिया, जो जैसी भी दुनिया है, वो दुनिया आपके लिए खुली रहेगी। उसके लिए आपको अपना दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। तो वो ऐसा एक कमरा था जिसमें दरवाजे खिड़कियां बहुत कम थी, वो जो भी थी वो सारी बंद थी। मैंने फाइनली खोला, मैं आ गई वापस अपने घर वालों के पास और उसके बाद मैं उधर कभी नहीं गई। तो ये सिंप्लीफाइड वर्जन है, पर इंडिया है और इंडिया के बहुत सारे जगह पे यूजुअली शादी तोड़ना इतनी आसान बात नहीं मानी जाती। तो डिफिकल्ट था मेरे लिए भी, मेरे घर वालों के लिए। बहुत कोशिश की गई कि सब कुछ ठीक हो जाए फिर से, और बहुत ऑनेस्ट कोशिशें की गई, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। तो फिर उसके बाद मैं आपको ये कह सकती हूँ कि वो समय था और उसके बाद ना मुझे कभी कोई कॉल आया या उन लोगों की तरफ से कभी कुछ भी नहीं। तो फिर मैं मेरे घर वाले सब समझ गए कि चलो ठीक है। तो उन लोगों ने कभी पहल ही नहीं करी कि दोबारा समझौता हो सके, वो आपके जो एक्स हस्बैंड थे या उनकी फैमिली ने? देखिए, मैं बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं जाना चाहूंगी क्योंकि वो चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया था मेरे लिए, अभी भी खत्म ही है। पर हाँ, जब ऑनेस्ट कोशिशें होती हैं, जब आपको पता होता है कि सामने वाला सच में रहना चाह रहा है,
आपके साथ रहने के लिए, ना कि सोसाइटी के टैक्स के, बिल्कुल। है ना? तो वो आपको पता चल जाता है कि क्या रीजन है, और किसी भी चीज का जब आप क्यों जान लेते हैं तो फिर आपको डिसीजन लेने में ना तो डर लगता है ना पछतावा होता है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि उधर से बिल्कुल कोई कोशिश नहीं हुई, पर उस कोशिश की नीयत मेरी नीयत से मिलती जुलती नहीं थी। तो वो जो नीयत थी वो ठीक नहीं थी, तो फिर हमने सोचा कि फिर एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए थोड़ा कदम बढ़ाना जरूरी है। तो फिर हमने कुछ और भी चीजें कोशिश की, और ऊपर वाले की दुआ से बहुत सारी चीजें अच्छी भी हुई, बहुत सारी चीजें अभी चल रही हैं, और बहुत सारी चीजें आगे अच्छी भी होंगी। तो लेकिन हाँ, मैं ये कहूंगी कि किसी भी यूजुअली क्या होता है कि सोसाइटी में अगर कोई लड़की पहल करती है कि मैं उसको शादी करूंगी, तो उस लड़की को सबसे पहला जो नजरिया होता है वो ये होता है कि बेचारी लड़की, इसके साथ बहुत बुरा हुआ है ना, या फिर ये लड़की ठीक नहीं है। यही दो चीजें। तो आपको उस चीज से फाइट करना पड़ता है, और उस चीज से फाइट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस चीज से फाइट ही ना करें। आपको कोई जरूरत नहीं है हर किसी के दरवाजे पे जाकर के और किसी को जवाब देने की, क्योंकि वो कभी सुधरने वाला नहीं है अनलेस कि सक्सेस ही आपके लिए काम करता है। अगर आप एक खुशमिजाज इंसान बन के रहेंगे तो लोगों को धीरे धीरे करके ये रियलाइज हो जाएगा कि हाँ, ना तो ये बुरी उनके हिसाब से जो बुरा इंसान होता है, ना तो बुरी लड़की है और ना ही बेचारी लड़की है। तो फिर धीरे धीरे करके मेरे साथ भी ये हुआ। शुरू में बहुत झेला हमने, मेरा शेयर था, मतलब मेरे दुख भी हुआ, गुस्सा भी आता था, फ्रस्ट्रेशन होता था, कभी कभी डाउट होता था कि यार सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये तो मान था कि अपने लिए सही कर रहे हैं, पर पता नहीं ये सही कदम है कि नहीं है। पर फिर ये भी है कि जब कोई नहीं होता तो आपका खुद का इंट्यूशन होता है। तो आपको जब कुछ समझ में ना आए तो आप बस ये देखें कि आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है, क्योंकि वो आपके लिए हमेशा सही है। तो बस मैंने उसको फॉलो किया, और अभी सब अच्छा है। वेरी गुड। एंड एक्चुअली जितनी हिम्मत आपने दिखाई उतनी बहुत सारी, 1% तो मैं नहीं बोल सकती यहाँ पर, बट एक बहुत बड़ा तबका हमारी महिला जाति का ऐसा है जो नहीं कदम उठा पाता, सिर्फ इस डर से कि सोसाइटी क्या कहेगी, या मेरे को मेरे घर वालों को क्या बाद में क्या सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा, उसकी वजह से वो अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही निकाल देती हैं। तो ये हाँ, तो आपने एक कदम उठाया, ये ना सिर्फ आपके लिए एक आगे का रास्ता दिखा रहा है, और जो हमारी आज महिलाएं इस इंटरव्यू को देख रही हैं उनमें से अगर हम एक को भी इंस्पायर कर सकते हैं अगर ये कदम दिखाने के लिए, तो आज हमारा ये इंटरव्यू सफल है। तो थैंक यू प्रज्ञा, ये आपका जो पर्सनल लाइफ का एक पार्ट हमसे डिस्कस करने के लिए। अब हम कुछ आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं कि आप प्रोफेशनली क्या क्या करते हैं। देखिए, मेरे लिए मैं प्रोफेशनली वही कर रही हूँ जो मुझे पर्सनली पसंद है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप लकी हैं, क्योंकि बहुत लोगों को अपने पैशन का काम करने को मिलता है। मैं मानती हूँ कि इस मामले में मेरा लक काम करता है। तो शादी से पहले भी और उसके बाद भी मुझे बहुत सारी चीजें पसंद थी। उनमें से जो सबसे ज्यादा पसंद था वो था लिखना, और मुझे मेरे घर वालों ने भी कहा कि आप अच्छा लिखती हैं तो आप इसमें ट्राई कर सकती हैं। तो मैं प्रोफेशनली राइटर हूँ, और अभी फिलहाल एक एडवर्टाइजिंग फर्म है उसके लिए लिखती हूँ, और उसके अलावा मिनिस्ट्रीज हैं बहुत सारी, उनके लिए लिखती हूँ। दूरदर्शन के लिए लिखा है, आकाशवाणी के लिए अभी भी लिख रही हूँ, और जो एज अ फ्रीलांसर भी प्रोडक्शन हाउसेस के लिए लिखती हूँ, बुक्स के लिए लिखती हूँ। एक पोएट्री की किताब भी निकल चुकी है, और अभी आप लोगों की दुआ रही तो आगे और भी कहानियां कविताएं किताब की शेप में। तो प्रोफेशनली मैं लेकिन ये कहूँगी कि प्रोफेशनली मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कभी मुझे, क्योंकि क्या होता है ना कि यूजुअली लोग डरते हैं कि पता नहीं क्रिएटिव फील्ड में कितनी देर आप सस्टेन कर पाएंगे, कितना पैसा है, कितना, और क्या है कि जब आप एडवर्टाइजिंग फर्म है
और उसमें भी लिख रहे हैं, तो आपकी कोई लाइफ बहुत कम रह जाती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और ऐसा लोग जानते भी हैं। मतलब वो नेचर ही ऐसा है उसका काम का। पर जब आपको वही काम, जब आपको काम नहीं लगता है, जब आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो वो आपके लिए काम नहीं रहता है। तो आप अगर 24/7 भी कर रहे हैं तो हाँ ठीक है, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होता है बिल्कुल। जब आपको कॉफी पीने का मन कर रहा है और आपको मालूम है कि नहीं 20 मिनट में आपको ये करके देना है, तो कॉफी पीने के लिए भी आपको टाइम नहीं है, तो उस टाइम पे आपको फ्रस्ट्रेशन होती है। पर ये सब चलता ही रहता है। बट भाई ये सबसे बड़ी चीज है कि आप अगर अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं, अगर आप जो कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है, तो वो आपके लिए काम नहीं रह जाता। और फिर क्या होता है कि आप कुछ नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ फोकस के साथ अपना काम कर रहे होते और बाकी की चीजें आपको बाय प्रोडक्ट के तौर पर मिलती जाती है। जिसमें आप कह सकते हैं कि आपको जो अचीवमेंट्स जिनको हम कहते हैं, उपलब्धियां कहते हैं, कि आपको अवार्ड्स मिलते हैं, लोग आपको एक्नॉलेज करते हैं, आपकी चीजें और भी जगह शेयर की जाती हैं, लोग आपको कहते हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं। तो ये सब फिर बाय प्रोडक्ट के तौर पर आता जाता है। और फिर क्या होता है कि अगर आपको वो अच्छा लगता है, ऑफ कोर्स आप कुछ काम कर रहे हैं और वो काम करना आपको पसंद है, और वो जो आप कर रहे हैं वो दूसरों को भी पसंद आ रहा है, तो आपका लेवल थोड़ा और बढ़ जाता है, थोड़ा और अच्छा करते हैं, क्योंकि आप उनसे चीजें, रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं, सुनते हैं, उससे थोड़ी और वो अपने आप चलता है। क्रिएटिव फील्ड ऐसी चीज है कि आपको वैसे ये पता करना बहुत मुश्किल है कि ऐसा क्या करें कि आप और बेहतर हो, पर होती जाती है। तो उसके बाद आपको चीजें मिलती जाती हैं। तो लेखन में मुझे इस तरीके से अवार्ड्स मिले, और नाम में ऐसे, मुझे ऐसे विमेन कोर अवार्ड मिला है प्रेस का, उसके अलावा श्री भारत भूषण अग्रवाल अवार्ड मिला, इसके अलावा और भी अवार्ड्स हैं। मैं यूजुअली जब मुझे कोई चीज मिल जाती है तो मैं थोड़ा सा भूल जाती हूँ उसके बारे में, नाम भूल जाती हूँ। तो ऐसे इसके बाद तो प्रोफेशनली मैं ये कहूँगी कि लिखने में मैं हूँ, और उसमें अचीवमेंट्स ये रही है कि जो भी लिखा है बहुत मन लगा के लिखा है, तो वो अपने आप में एक अचीवमेंट है, उस लिखने में मेरा मन लगता है। दूसरा ये है कि अवार्ड्स के माध्यम से क्या होता है कि आप दूसरे समझ पाते हैं कि अच्छा इनको एक्नॉलेजमेंट मिली है। और तीसरी चीज है कि फिर आपको लोग जानने लगते हैं जो आपको पढ़ते हैं। तो इन सब को मिला जुला के कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा तो नहीं, बट स्टिल थोड़ा बहुत मैं ये उन उपलब्धियों के ऊपर खड़े होकर के कह सकती हूँ कि हाँ ठीक ठाक है, मतलब इतना बुरा नहीं है। तो ये मैं कह सकती हूँ। अगर आप उपलब्धियों को अवार्ड्स में लेती हैं, और ये कि मैं और हाँ दूसरी चीज ये कि मैंने बहुत जगह काम किया, इस बात की मुझे बहुत खुशी है किसी एक फील्ड में। और इसमें भी पता नहीं किसका हाथ रहा है, पर टीवी से लेके, रेडियो से लेके, एडवर्टाइजिंग फॉर्म, सरकारी चीजें जो कम्प्लीटली अलग होती हैं, से लेके टिपिकल प्रोडक्शन हाउस के फिल्मों के स्क्रिप्ट, बहुत बड़ी फिल्में नहीं, शॉर्ट फिल्मों के काम। तो ये सब अपने आप में बहुत ही वर्सेटाइल राइटिंग, और सब में मैंने लिखना शुरू किया, लिख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ, और आगे भी देखते हैं कहाँ तक कैसे चलता है। तो ये मेरे लिए अचीवमेंट है कि मैं बहुत सारी चीजों के लिए लिख रही हूँ, अगर मैं अपने आप को तसल्ली देना चाहूँ। ये काफी बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि आपने एक खराब दौर से निकलने के बाद, क्योंकि ऑब्वियसली आदमी को संभलने में थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद आपने इतना सब कुछ अचीव किया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब इससे मेरा अगला सवाल ये है कि आप, जैसा कि हम जानते हैं, आप YouTube चैनल भी एक रन करते हो, आप किताब भी लिख रहे हो, आपकी ऑलरेडी किताब पब्लिश हो चुकी है, आप और भी लिख रहे हो, आप स्क्रिप्ट्स भी लिखते हो, आप जॉब भी कर रहे हो साथ में, और आप इसके साथ काफी कुछ और भी, मैंने आपके बहुत बार देखा है, आप लाइव रहते हो डिफरेंट चैनल्स में, डिफरेंट माध्यम से। तो आप ये सब कुछ करके कैसे जस्टिफाई कर पाते हो हर एक काम को, क्योंकि हर एक काम एक साथ होते हुए भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ये पहली चीज तो कॉफी है। कॉफी तरोताजा आज का हमारा कॉफी स्पॉन्सर्ड नहीं है। आई होप कि हम, हाँ
पर हो सकता है कि ये इंटरव्यू देखने के बाद, ये बातचीत देखने के बाद आपको कुछ स्पॉन्सर मिल जाएगा कॉफी। बिल्कुल बिल्कुल। पर किसी ब्रांड की कॉफी नहीं कहूंगी, पर हाँ कॉफी एक तो है, दूसरा ये है कि फोकस काम अगर आप करें और जिस वक्त आप जो काम कर रहे हैं अगर आपका पूरा ध्यान उस पर हो, तो फिर मेरे ख्याल से हमारे पास बहुत समय होता है। और तीसरी चीज है कि डायरी, अगर मैं एक डायरी मेंटेन करती हूँ जिसमें मैं हर दिन का या एक वीक का एटलीस्ट लिखती हूँ डेडलाइन के साथ, और कोशिश यही होती है कि हर दिन की जो काम है उनको उसी दिन कंप्लीट कर लूँ। अगर नहीं हो पाता तो कुछ ना कुछ तो भाग कर लेती हूँ और उसके बाद अगले काम पे जाती हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि 12-13 काम होते हैं और फिर आपके साथ आपके ऊपर एक बार से ऑफिस का काम आ जाता है और फिर आप 11 काम आपके नहीं हो पाते, तो फिर उसको बाकी के दिनों में बांट लेती हूँ कि ये 2 काम इस दिन, ये 2 काम इस दिन, ये 2 काम। बट मैं कोशिश ये करती हूँ कि एटलीस्ट एक वीक का काम एक वीक में हो जाए। और वो जो मैंने आपको पहले कहा, उसमें कहा कि जब आप फोकस्ड काम करते हैं उस वक्त मत सोचिए जब आप 10वां काम कर रहे हैं या जब आप पहला ही काम कर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आपके आगे 3 और काम है, मत सोचिए। आप उस 3 काम के कारण ये काम भी नहीं कर पाएंगे, और जो काम कर रहे हैं वही काम अगर आप ध्यान से करेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए, क्योंकि आप उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और जब एक काम अच्छा हो जाता है, जब एक काम पूरा हो जाता है और जब एक काम आपकी संतुष्टि के हिसाब से हो जाता है, तो वो अपने आप में आपको मोटिवेट कर देता है दूसरा काम करने के लिए। तो वो दूसरे काम पे जाने के लिए आपको मोटिवेशन, एक्स्ट्रा मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। तो बेसिक तीन यही चीजें हैं कि कोई भी ऐसी चीज जो आपको तरोताजा रखती हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो कुछ भी हो, जैसे मेरे लिए कॉफी है। और दूसरा कि डायरी मेंटेन करें, उसमें लिखें कि आपको क्या काम करना है और कोशिश करें कि उससे जुड़े रहें उस डायरी से। और तीसरा कि जो कर रहे हैं उस समय उस पर ही फोकस रखें। अच्छा, मेरा काम ऐसा है कि मुझे 12-13 काम एक दिन में करने पड़ जाते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि एक ही काम होता है। तो ये मत सोचिए कि मुझे एक दिन में 13 काम करना है, एक दिन में 6 काम करना है, नहीं, उस फंडे में मत जाइएगा। अगर आप दिन में एक काम कर रहे हैं और उसको ही पूरे मन से कर रहे हैं और पूरी तरह से कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, अपनी संतुष्टि के हिसाब से कर रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, rather than कि आप 5 काम कर रहे हैं और 5 काम आप हाफ हार्टेडली कर पा रहे हैं, आप पूरा नहीं कर पा रहे। और इसके लिए बहुत जरूरी है, ये फोकस करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट। अगर आप बिना रुचि के कर रहे हैं तो वो काम थोड़ा मुश्किल है। फिर आप बहुत बहादुर हैं कि आप बिना रुचि के भी वो काम अगर बिल्कुल टाइम पे कर ले रहे हैं, तो हैट्स ऑफ टू यू। अगर आसान करना है तो इंटरेस्ट वाले काम कीजिए, उस वक्त जो आप कर रहे हैं उसमें एंथुसियाज्म होना चाहिए आपका, बाकी चीजें अपना। ओके, तो थैंक यू प्रज्ञा, ये बहुत अच्छा टिप है सबके लिए कि जो भी एक काम कर रहे हैं, सपोज आप मल्टीपल फील्ड्स में जुड़े भी हुए हैं, तो एक टाइम में जो काम कर रहे हो उसी काम के ऊपर फोकस रखें, क्योंकि आधे टाइम पे क्या है कि हम सारे कामों के बारे में एक साथ सोचने लगते हैं और हम एक काम भी सही से नहीं कर पाते हैं, जो हाथ में काम है वो भी नहीं। हाँ, ह्यूमन टेंडेंसी है कि अरे मैं ऐसा सोचती हूँ या मैं ऐसा सोचता हूँ, नहीं, ये सबके साथ होता है। exactly. फिर से अपने आप को फोकस करना है कि नहीं कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा, वो भी कर लेंगे, ये कर लेते हैं। बिल्कुल, बहुत बड़ा टिप है ये। अच्छा, इसके बाद आप जैसे YouTube चैनल को अपना, जो हमने देखा है काफी अच्छा YouTube चैनल है आपका पोइट्री को लेके, उसके बारे में आप आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? देखिए, जो चैनल है उसका नाम है ब्रीदिंग स्ट्रीट और उसके बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, बट फिलहाल मैं उसकी जो कविता कहानियों वाला सेगमेंट है उस पे काम कर रही हूँ। तो आगे तो ये प्लान है कि मैं उसमें और भी चीजें, 3-4 चीजें, जैसे हमने जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको लेकर के आगे आने वाली बातें हैं इनफैक्ट। उसके अलावा हम कुछ ऐसी फिल्में उसमें डालना चाहते हैं जो कि बहुत छोटी सी हों और हाथ से स्केच जो बनाते हैं लोग उनको हम प्रमोट करें। और मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से जो सबसे बड़ी चीज प्रमोट करना चाहती हूँ वो है गलतियाँ। बिल्कुल ही जरूरी नहीं है कि हम यूजुअली क्या देखते हैं कि हमारे सामने जो भी चीज रखी जाती है वो बिल्कुल परफेक्ट होती है, कैमरा एंगल बहुत अच्छा है, जो वॉइस ओवर है वो बहुत अच्छा है,
जो म्यूजिक है वो बहुत अच्छा है, एटलीस्ट कोशिश होती है। और उसके कारण क्या होता है कि हम में से बहुत सारे लोग आगे नहीं बढ़ के आना चाहते, उनको लगता है, ये डर लगता है कि मेरे से ऐसा नहीं हो पाएगा, या गलती हो गई तो, या मैं इतना अच्छा नहीं बोल पाती है ना, या मेरा प्रोनाउंसिएशन ऐसा नहीं है जैसा इसका है, तो मैं तो कभी नहीं कर पाऊंगी। तो मेरा ये है कि बहुत कैजुअल रह के भी हम बहुत अच्छी चीजें कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप कोई अगर पोएट्री पढ़ रही हैं और वो आपका बिल्कुल शुद्ध हो, अगर आप दिल से पढ़ रहे हैं बस वही काफी है, वो दूसरे के दिल को छू जाएगा। तो मैं बहुत ही कैजुअल रखती हूँ अपने उसमें, उस चैनल में, और मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि हम लोग गलतियों को लेना सीखें। मतलब हमें सबको पता है कि हम गलतियां करते हैं, पर हम सामने वाले को ऐसा नहीं दिखाना चाहते, या हम सामने वाले को गलती करते एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। अगर यही इंटरव्यू है, तो इस इंटरव्यू में अगर मैं कोई एक लाइन बोलते बोलते रुक जाऊं, तो फिर मैं सोचूं नहीं यार इसको एडिट कर देना, क्यों नहीं करना है, हर किसी की वो गलती होती है। तो उस गलती को अगर करने लगेंगे, और वही अगर हम, वो मैं चाहती हूँ कि यूट्यूबर कि आप अगर आप करें, अगर आपकी इच्छा है आप कीजिए, आप ये मत सोचिए कि मुझसे गलती हो रही है, सही हो रहा है, नहीं, गलती करके भी कीजिए। उससे आप पीछे के जो आपके 4 और लोग हैं जो इस कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे कि मैं पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वो एटलीस्ट 2 कदम और आगे बढ़ेंगे, आपके आगे ना जा पाए बट एटलीस्ट आपके साथ हो। तो कोशिश यही है कि जो हाथ से स्केच करते हैं, जो बिल्कुल इम्परफेक्ट स्केच कर रहे हैं, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं बोल रहे हैं, बहुत अच्छा कुछ ऐसा तुकबंदी वाली कविताएं नहीं है, या बहुत लंबी कविता नहीं है, या कहानियां या स्क्रिप्ट या जो भी फिल्म आप कह रहे, तो उनको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आऊं और उनको उसी तरीके से आगे बढ़ाऊं। हम क्यों बच्चों को पसंद करते हैं? क्योंकि वो परफेक्ट नहीं होते, वो परफेक्ट इम्परफेक्ट के चक्कर में नहीं पड़ते, वो जैसे हैं वैसे ही हैं। और देखिए हम अभी बच्चों की वीडियो देखना पसंद करते हैं, या एनिमल्स की वीडियो देखना पसंद करते हैं, क्योंकि वो जैसे ही वैसे ही हैं। तो मैं लोग जैसे हैं वैसे ही लोगों को पर्दे पे, अपने छोटा सा माध्यम में, बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं है, उसके माध्यम से लोगों को, तो ये मेरा ड्रीम है जो कि मैं वहाँ उसके लिए अभी काम कर रही हूँ। अभी देखिए पता नहीं कितना हो पाएगा। नहीं, आपकी सोच बहुत अच्छी है और आप इसको जरूर आगे लेके जा पाएंगे, क्योंकि ये बात आपने बहुत सही कही कि सबसे बड़ी गलती ही ये है कि हम स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि हम वो परफेक्शन के वाले पॉइंट को ढूंढते रहते हैं कि कब वो आए मेरी लाइफ में, कब मैं प्रॉपर स्किल सीखूं। अगर यूट्यूब की बात करें तो कब मेरे पास कैमरा प्रॉपर हो, कब मेरे पास माइक हो, कब मेरे पास एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो, कब मुझे आता हो, कब मैं बोल पाऊं, तब मैं स्टार्ट करूं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और पता है क्या रितिका, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, मैं आई नो मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, मैं ज्यादा बोल रही हूँ, नहीं आपको ही बोलना है। कोई नहीं। तो क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, हम ये कहते हैं कि परफेक्ट कुछ नहीं है ना, बट परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट है कि जो गिवन सिचुएशन है उसमें आप जो बेस्ट अपना रख रहे हैं, आप जो बेस्ट रख रहे हैं उस सिचुएशन में, वो आपका परफेक्ट है। ये नहीं कि ये रात काली हो और उसमें बिल्कुल फुल मून आए और कहीं से पीछे किसी की आवाज आ रही हो तो ही वो परफेक्ट है, नहीं, ऐसा नहीं है। जो वो काली रात भी तो इम्परफेक्ट हो सकती है ना, काली वो तो हमें पता नहीं चलता, वो रात को मालूम होगा कि वो पूरी तरह से काली है कि नहीं है, या चांद को पता होगा कि मैं पूरी तरह से गोल और पूरी तरह से सफेद धूप हूँ, ये तो हमें नहीं पता चल रहा। तो परफेक्ट वही है कि आप उस सिचुएशन में अपने आप को बेस्ट कैसे रख रहे हैं, वो आपका परफेक्ट है। ये चल के हम लोगों को अपना परफेक्ट देता है। और परफेक्ट हर किसी का अलग भी हो सकता है, मेरा परफेक्ट अलग हो सकता है, आपका परफेक्ट अलग हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच प्रज्ञा, आपके हर क्वेश्चन के आंसर से कुछ ना कुछ मैसेज निकल के आ रहा है, एंड आई रियली होप कि आगे जाके ये जब हम लोग इसको पब्लिश करेंगे तो और महिलाएं सुन रही हूँ, या इसके साथ में जो भी देख रहे हो, महिलाएं पुरुष जो भी इस माध्यम से हमको देख पा रहे हैं, उनको कुछ साहस मिले आगे बढ़ने का। प्रज्ञा, आपके हिसाब से फीमेल्स के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितनी इम्पोर्टेंट है? देखिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हर किसी के लिए जरूरी है, पर हमारे महिलाओं के लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यूजुअली हम वैसे बहुत सारी चीजों में इंडिपेंडेंट नहीं रहते, डिपेंडेंट रहते हैं बहुत सारी चीजों में। तो जब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आ जाती है तो आप बेसिकली वैसे रह पाते हैं, वो डिसीजंस ले पाते हैं जो आपको लेना चाहिए और जो आप लेना चाह रहे हैं।
और लोग ये भी कहते हैं कि पैसा मैटर नहीं करता है, पर मैं आपको बताऊँ, ये पैसा खुशियाँ नहीं देता, बट पैसा 2 चीज़ों में बहुत मदद करता है। पैसा या आपका खुद का जो आपका बैंक अकाउंट है, जो आपके कमाए हुए पैसे हैं, आपको खुशी तो नहीं दे सकता, क्योंकि खुशियाँ तो आपको ढूँढनी पड़ती हैं, पर जो खुशी के करीब ले जाने में आपको हेल्प करता है पैसा। और दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में भी आपका जो बैंक अकाउंट है वो बहुत 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 हेल्प करता है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जरूरी है हर किसी के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए, क्योंकि वैसे ही हम लोग बहुत सारी चीजों में डिपेंडेंट रहते हैं किसी न किसी के ऊपर। तो एब्सोल्युटली। प्रज्ञा, आप जैसे अभी हमने आपके बारे में जाना, कुछ काफी सारी पर्सनल बातें भी जानी, प्रोफेशनल जानी, वैसे आपकी हॉबीज क्या हैं? जब आप अपने ऑफिस से रिलेटेड या अपना यूट्यूब से रिलेटेड या अपने लेखन से रिलेटेड काम नहीं कर रही थी, तो इसके अलावा आप क्या करना पसंद करते हैं? देखिए, ये जो 3 आपने चीजें बोले, ये तीनों भी मेरी हॉबीज में से एक है, और बहुत सारी हॉबीज हैं, क्योंकि हम जब छोटे थे तो हमें, मेरे जो पूरे चारों भाई बहन थे, मम्मी पापा ने हम लोगों की हॉबीज के ऊपर बहुत काम किया है। तो म्यूजिक है, म्यूजिक में इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बजाते भी हैं, गाते भी हैं। उसके अलावा स्पोर्ट्स है, हर तरह का स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स चैंपियन नहीं होंगी, बट थोड़ा बहुत खेलना आता होगा तो वो है। उसके अलावा वॉक करना बहुत पसंद है, पढ़ने लिखने के अलावा पढ़ना भी बहुत पसंद है, फिर बातें करना, ऐसे लोगों से बातचीत करना बहुत पसंद है। इसके अलावा आप उसको हॉबी कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, जब शाम हो रही होती है या जब रात होती है तो चुपचाप बैठ के ऐसे रात के आकाश को देखना और बिना कुछ सोचे देखना भी बहुत पसंद है। तो आप इसको हॉबीज में डाल सकते हैं। ये 4-5 चीजें हैं जो कि मुझे करना लेखन के अलावा बहुत ज्यादा पसंद है, और मैं हमेशा इसमें करती रहती हूँ। हर दिन थोड़ा सा गा ही लेती हूँ, थोड़ा सा बजा ही लेती हूँ, चाहे कुछ भी हो। वेरी नाइस। ओके, मेरा अब आखिरी सवाल है कि, और आपसे गुजारिश है कि आप अपनी तरफ से वामा इंडिया के माध्यम से आज जो महिलाएं या जो भी लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहती है? पहले तो रितिका, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी कि आप इतना अच्छा प्लेटफॉर्म लेके आई हैं और उस पर लगातार आपने काम किया है, और हर तरह की महिलाओं से आपने इसको जोड़ के रखा है। तो बहुत बहुत आपको, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि ऐसा बहुत कम लोग होते हैं, यूजुअली लोग शुरू करके फिर बंद कर देते हैं, तो इसको कोई बंद मत कीजिएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये प्लेटफॉर्म बहुत आगे जाएगा, और जिस वे में आप इसको ले जा रही हैं ये बहुत आगे जाने वाला है। दूसरी चीज कि वामा इंडिया के माध्यम से कुछ महिलाओं को अगर मैं कुछ कहना चाहूँ तो मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, परेशानियां आएंगी आपकी लाइफ में, ये आप नहीं सोच सकते कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है। तो प्रॉब्लम्स आएंगी, पर हमेशा ये ध्यान रखिए कि प्रॉब्लम्स ही, जो प्रॉब्लम से वही आपकी अपॉर्चुनिटी है, या वो समस्या नहीं है, वही आपका एक नया दरवाजा है जो आपको खोलना है। तो हम हर चीज में से पॉजिटिविटी निकालिए, हर चीज का पॉजिटिव आउटकम निकालने की कोशिश कीजिए, निकलता ही निकलता है। और चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में उम्मीद मत खोइए, क्योंकि और कोई हो ना हो, लेकिन एक सूरज हमेशा होता है जो आपके लिए निकलता है हर दिन मौका देने के लिए। और जब आपको लगता है कि कुछ नहीं है, तो एक उम्मीद हमेशा होती है जो आपका हाथ हमेशा थामती है। आपको उम्मीद ढूंढने की जरूरत है, इनफैक्ट आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं, आंखें खोलेंगे तो वो घूम रही होती है आपके लिए। और एक इंट्यूशन आपका हमेशा होता है, तो इंट्यूशन पे ध्यान रखिए। और जब आपको लगता है कि कोई आपको नहीं सुन रहा, तो एक चांद हमेशा होता है जो आपको सुनने को हमेशा तैयार है। और ये मैं फिलोसफिकली नहीं कह रही, तो प्रैक्टिकली के मुताबिक। तो उम्मीद बहुत बड़ी चीज है, और उम्मीद का हमेशा दामन पकड़ के रखिए। और ये भूल जाइए कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, आनी भी चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स ही आपके लिए दरवाजा होती हैं नई लाइफ का। और बदलने से कभी मत डरिए। यूजुअली हम लोग ना एक जगह चले जाते हैं, फिर हम लोग को चेंज करना बहुत डरावना लगता है। बदलते रहिए हमेशा, घर बदल ना सके पर अपने आप को बदलते रहिए, ये कहना चाहूँगी। So Pragya, thank you so much for coming over to us on Vama India.
उसके अलावा मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि इस इंटरव्यू से और किसी को, तो जो है अभी फर्स्ट मीडियम मेरा हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस इंटरव्यू से मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिला। पहली बात, जो मैसेज हम इस इंटरव्यू से ले सकते हैं, पहला मैसेज ये है कि स्ट्रगल जो भी आएगा, आपके पार्ट का स्ट्रगल आपको करना ही है लाइफ में, तो उससे डरिए मत, उससे आप आगे निकल सकते हैं और अपनी लाइफ के दरवाजे आप खोल सकते हो, क्योंकि जब तक आप खोलोगे नहीं, आगे का लाइफ आपको नहीं दिखेगा जैसा भी है। सेकंड, आपने जो बोला कि फोकस्ड होके जो काम करना, कि आपके हाथ में अगर बहुत सारे काम भी हैं तो आप एक काम को फोकस होके करो, फिर उसके बाद दूसरा काम स्टार्ट करो, ना कि सारे काम एक साथ करके एक भी काम नहीं कर पाते। देन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में हमने बात करी, और जो इन सारी इंटरव्यूज में से अगर एक पॉइंट भी किसी ने लिया और उसको साहस मिला आज इस इंटरव्यू को देख के स्टार्ट करने का, तो आज ये हमारा इंटरव्यू सक्सेसफुल है। थैंक यू सो मच, और बेस्ट विशेस फॉर योर ब्रीदिंग स्ट्रीट, जो आपका कॉज है दैट इज वेरी गुड, और वी होप कि आप बुलंदियों पे पहुंचे अपने लेखन में भी, अपनी पोइट्री में भी, एंड आपको जो भी और है आपके हिस्से की सारी खुशियां आपको मिले। तो थैंक यू सो मच प्रज्ञा। थैंक यू सो मच रितिका, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए और वामा इंडिया का एक पार्ट बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।